आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर का पहला लेसन प्लेटो। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचनात्मक व्याख्या। प्लेटो एक महान दार्शनिक विचारक है और उसकी महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक उसकी सर्वोत्तम कृति है। रिपब्लिक नीति शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है और रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। प्लेटो के विचारों को वेपर ने इस तरह अपनी कोटेशन में लिखा कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। उचित नेतृत्व दार्शनिकों के माध्यम से हो, उचित सुरक्षा सैनिकों के माध्यम से हो, उचित पोषण उत्पादक वर्ग के माध्यम से हो। ऐसा प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्गों में विभक्त करके आदर्श राज्य की परिकल्पना की। प्लेटो ने राज्य को 3 भागों में बांटकर इस तरह की परिकल्पना क्यों की? क्योंकि प्लेटो ये चाहता था कि उसके राज्य में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख कैसे पहुंचाया जा सकता है, उसने जो वर्णन किया उसमें 3 वर्गों को, मानव की अंतरात्मा या मानव के आत्मा से 3 गुणों को निकाला, जिसमें विवेक के आधार पर दार्शनिक वर्ग शासन करेगा और बल के आधार पर, प्रसिद्धि के आधार पर सैनिक वर्ग सुरक्षा देगा और उत्पादक वर्ग इंद्रिय तृष्णाओं को अर्थात भूख को शांत करने का कार्य करेगा। यानी संपूर्ण समाज के लिए कृषि के माध्यम से, उत्पादन के माध्यम से वह अपने दायित्वों की पूर्ति करेगा। प्लेटो का ये मानना था कि शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथों में ही हो। ऐसा इसलिए कहा गया कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक वर्ग को पृथ्वी पर देवता का स्वरूप प्रदान किया। दार्शनिक देवीय स्वरूप में है, वह मोह माया से बिल्कुल अलग है। उसमें किसी तरह का कोई लालच, क्रोध, लोभ, अहंकार नहीं है। वह प्रेम, सहयोग, दयालुता, समर्पण, मृत्यु से न डरने वाला, अनेक देवीय गुणों से परिपूर्ण। यहाँ तक कि प्लेटो ने कहा कि उसके दार्शनिक वर्ग को कानून पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक डॉक्टर को दवा देने से पहले बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती। इसमें मूल मंत्र ये था कि उसका दार्शनिक वर्ग जो है बहुत लंबे समय तक स्टडी, अध्ययन करके, शिक्षा ग्रहण करके वह समर्पित भाव से राज्य के कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में सहयोग करेगा, नेतृत्व करेगा। अर्थात दार्शनिक वर्ग जो है वह संपत्ति एवं परिवार से अलग रहते हुए, व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार से अलग रहते हुए, जिसको प्लेटो ने साम्यवाद का नाम दिया कि वह संपूर्ण समाज के लोगों के लिए पिता तुल्य रहकर कार्य को संपन्न करेगा। इसी तरह सैनिक वर्ग को सुरक्षा का दायित्व दिया गया कि राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का दायित्व सैनिक वर्ग के हाथ में है। बाहर से होने वाले आक्रमणों की रोकथाम करना और राज्य के अंदर अव्यवस्था, अराजकता को रोकने का दायित्व सैनिक वर्ग का होगा। तीसरा, उत्पादक वर्ग बहुत परिश्रमी होता है, बहुत मेहनती होता है। वह भी संपूर्ण समाज के लिए उत्पादन का कार्य करेगा। प्लेटो के अनुसार तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करेंगे, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब कोई भी वर्ग किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता या नहीं करेगा तो इसे प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का नाम दिया है। प्लेटो की नज़रों में ये न्याय है, यही उचित है। जो औचित्यता पर आधारित है वो न्याय है।
प्लेटो के राज्य की जनसंख्या, प्लेटो ने बहुत सीमित जनसंख्या का जिक्र किया है। वो चाहता है राज्य की सीमित जनसंख्या। सीमित जनसंख्या का तात्पर्य ये है कि जितनी जनसंख्या कम होगी, राज्य के अंदर रहने वाले लोगों को समुचित रूप से सुरक्षा और व्यवस्था देने में कठिनाई नहीं होगी। यानी सीमित जनसंख्या को समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के माध्यम से करवा दी जाएगी। सबसे मुख्य पहलू इसमें आता है शिक्षा। एक पाश्चात्य राजनीति विचारक, प्राचीन विचारक शिक्षा पर अत्यधिक बल देता है, क्योंकि अपने समय और तत्कालीन परिस्थितियों में प्लेटो ने ये पाया कि शिक्षा कुछ सीमित लोगों के पास ही है, या सीमित लोग, धनाढ्य लोग ही शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए प्लेटो ने राज्य द्वारा नियंत्रित और नियोजित शिक्षा पर बल दिया कि राज्य अपने नियंत्रण में शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण समाज में रहने वाले लोगों को शिक्षित करेगा। और एक अवस्था के बाद, उच्च शिक्षा की बात आई, वो 20 साल की अवस्था के बाद एक कंपटीशन परीक्षा होगी। जो वर्ग उसमें उत्तीर्ण हो जाएगा वो लंबी दीर्घकालीन शिक्षा को ग्रहण करेगा और आगे चलकर वो दार्शनिक वर्ग यानी बुद्धि का अभिजात वर्ग कहलाएगा। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हो, शिक्षा राज्य द्वारा अनिवार्य हो, बाल्यकाल में बच्चे को राज्य अपने नियंत्रण में ले ले। यानी इसके पीछे प्लेटो का एक ही उद्देश्य था कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो उच्च हो चाहे वो निम्न हो, वो शिक्षा से वंचित ना रहे। इसलिए राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में इन मुख्य बातों पर ध्यान देते हुए एक बात और भी कही, वो है कि कला और साहित्य पर राज्य का नियंत्रण। इसके पीछे प्लेटो ये कहना चाहता है कि राज्य में रहने वाले युवाओं को कला और साहित्य से जोड़ा जाए और उन्हें अच्छी संस्कृति से अवगत कराने के लिए जरूरी है कि प्रोत्साहन दिया राज्य के माध्यम से कार्यक्रम, योजनाएं, क्रियान्वयन और प्रोत्साहन के कार्य भी संपन्न किए जाएं, ताकि कला विज्ञान को बढ़ावा मिल सके। प्लेटो ने स्त्री और पुरुष को बिल्कुल समान रूप से दायित्व दिए हैं कि बुद्धि का जो अभिजात वर्ग है वो अपने विवेकपूर्ण ढंग से राज्य कार्यों को निपटाएगा। न वो निजी संपत्ति पर ध्यान देगा व न निजी परिवार पर ध्यान देगा, क्यों निज संपत्ति और निज परिवार राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसे साम्यवादी सिद्धांत कहा गया। हालांकि इसकी प्लेटो ने आलोचना की, लेकिन प्लेटो के इस सिद्धांत की अरस्तु द्वारा आलोचना की गई। अरस्तु जो शिष्य है प्लेटो का, उसमें मुख्य रूप से सामाजिक पहलुओं पर बल दिया है अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। लेकिन प्लेटो ने राज्य को महत्व प्रदान किया। राज्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचाना चाहता है, तो राज्य का संपूर्ण नागरिकों पर, समाज पर पूर्ण नियंत्रण भी जरूरी है। दार्शनिकों का शासन, साम्यवादी सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, कला साहित्य नियंत्रण और सीमित जनसंख्या, अनेकों ऐसे पहलू प्लेटो ने अपने रिपब्लिक पुस्तक के माध्यम से आदर्श राज्य की परिकल्पना में डाले। साथ ही साथ वह अपने शासक वर्ग पर यह नियंत्रण भी लगाता है कि उसे कुछ पहलुओं का बहुत विशेष ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात तो यही कही कि राज्य में जनसंख्या अधिक ना हो,
अभिभावक वर्ग, जो शासक वर्ग है, वह संपत्ति परिवार से अलग ही रहेगा और उसका टारगेट, उसका उद्देश्य ये होगा कि अधिकतम व्यक्तियों को वो अधिकतम सुख पहुंचाए। आगे चलकर प्लेटो ने अपनी रचनाओं में, स्टेट्समैन है, लाज पुस्तक है, अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन भी किया, लेकिन राज्यों के वर्गीकरण में भी प्लेटो ने सर्वश्रेष्ठ आदर्श राज्य में उसी राज्य को रखा है जिसमें दार्शनिकों का ही शासन, दार्शनिकों का शासन और सैनिक और उत्पादक वर्ग दार्शनिक वर्ग के नियंत्रण में रहे। अर्थात तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करें, कोई किसी में हस्तक्षेप न करे, शिक्षा सिद्धांत की अनुपालना हो। शिक्षा सिद्धांत में ही प्लेटो ने 3 चरण बना दिए कि प्रारंभ में बाल्यकाल में बच्चे को 6 वर्ष की अवस्था में ही राज्य अपने नियंत्रण में ले लेगा। 14 वर्ष तक स्टडी में व्यायाम और संस्कारों से संबंधित, योग से संबंधित, संगीत से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया स्टडी में बच्चों को परिपक्व बनाने के लिए। फिर 14 से 20 वर्ष की आयु में स्टडी का दूसरा पार्ट दिया। 20 वर्ष की अवस्था के बाद उच्च शिक्षा का में गणितीय महत्व, दर्शन का महत्व, इन पहलुओं पर बल दिया। प्लेटो नीति शास्त्र पर बल देता है। प्लेटो कहता है कि उसका जो दार्शनिक वर्ग है वो देवता का स्वरूप है और उसे पूर्णतः राज्य रूपी देवी पर अपना सर्वस्व सब कुछ समर्पित करके व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए, अधिकतम सुख के प्रदान करने के लिए कार्य करना है। राज्य इससे अलग हटकर कोई कार्य नहीं करेगा जिससे प्रजा का अहित हो, और राज्य और प्रजा, राजा और प्रजा दोनों को एक दूसरे के पूरक ही मानते हुए, दोनों को एक दूसरे पर निर्भर मानते हुए प्लेटो ने अपने सिद्धांत की संरचना की। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो 3 वर्ग इसने निर्धारित किए, अगर तीनों का अपन कार्य देखें तो उसमें समर्पण और कर्तव्य निष्ठा ही दिखाई देती है। कहीं भी व्यक्तिगत हित के लिए कोई कार्य नहीं दिखाई देता। उस समय दास प्रथा विद्यमान थी, लेकिन प्लेटो ने दास प्रथा का कोई उल्लेख नहीं किया। दास प्रथा, स्वामी और दास, स्वामी आदेश देता है, दास उसकी अनुपालना करता है। प्लेटो ने दास प्रथा का कोई उल्लेख नहीं किया। प्लेटो ने युद्ध संबंधी किसी भी प्रकार के विवेचना को भी उल्लेखित नहीं किया। शांतिमय तरीके से, सुखमय तरीके से, सीमित संसाधनों में भी या राज्य सीमाओं में रहकर अभिभावक वर्ग, जिसे दार्शनिक वर्ग का नाम दिया गया है, उसके द्वारा संपूर्ण प्रजा के संरक्षण का दायित्व भी संभाला जाएगा और अराजकता, अव्यवस्था की स्थिति में निपटने के लिए भी राजा को, शासक वर्ग को अपने विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत को परिकल्पनात्मक माना गया कि प्लेटो ने जिस सिद्धांत का उल्लेख किया है वो पृथ्वी पर संभव नहीं है, अर्थात वो व्यवहारिक नहीं है। लेकिन आलोचना के दृष्टिकोण से अलग हटकर यदि हम इसके
विशेष लक्षणों की तरफ ध्यान दें तो उसमें जो राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो लोक कल्याण से ही संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है, प्रोत्साहन से संबंधित है और उसमें अराजकता अव्यवस्था को दूर करने की बातें की गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि शिक्षा पर बल देना, कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा का अत्यधिक लाभ मिल सके। क्यों? क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव, बहुमुखी प्रतिभाओं को निखारने का एक अच्छा अवसर है शिक्षा सिद्धांत। लेकिन आलोचक अपने तरीके से इसके सिद्धांतों की आलोचना करते हैं कि प्लेटो ने अपने रिपब्लिक ग्रंथ में जिस आदर्श राज्य की परिकल्पना की है वो पृथ्वीलोक पर संभव नहीं। इसे स्पष्ट करते हुए बताया गया कि राज्य को 3 भागों में बांटना अनुचित है। 3 भागों में राज्य को बांटकर जो दायित्व सौंपे गए हैं वर्गों को वो अनुचित है, वो अव्यवहारिक है। क्योंकि प्लेटो तो कहता है कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, सब अपना अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करें। लेकिन आलोचक कहते हैं कि सहयोग और सामंजस्य प्रत्येक वर्ग को जरूरी है। एक वर्ग दूसरे वर्ग से, दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से जुड़कर ही कार्य करता है। केवल राज्य स्तरीय कार्य ही नहीं है, सामाजिक स्तरीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक परिवार दूसरे परिवार से, एक समाज दूसरे समाज से, एक राज्य दूसरे राज्य से, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर सहयोग और सामंजस्य स्थापित कर कर ही चलता है, अलगाव से नहीं। दूसरी बात, आलोचना में देखा गया कि साम्यवादी दृष्टिकोण में अभिभावक वर्ग शासक वर्ग को अपने निजी संपत्ति और परिवार से अलग कर दिया गया, जबकि निजी और संपत्ति और परिवार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अरस्तु ने निजी संपत्ति और निजी परिवार को अत्यधिक आवश्यक माना। और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें तो सबसे पहले परिवार ही जरूरी होता है बच्चे के जन्म के समय और परिपक्वता में और वृद्धावस्था। तो निजी संपत्ति और परिवार से अलग करना एक अव्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। तीसरा पहलू, शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने दीर्घकालीन शिक्षा की बात की है कि लंबे समय तक अध्ययन करके शासक वर्ग दार्शनिक बनेगा, शासक बनेगा, लगभग 50 साल की आयु तक। दीर्घकालीन शिक्षा एक खर्चीली पद्धति है, अव्यावहारिक पद्धति है और दीर्घकालीन शिक्षा में भी गणितीय पद्धति पर बल दिया, दर्शन पर बल दिया, लेकिन व्यवहारिक पहलुओं पर प्लेटो ने बल नहीं दिया। आलोचक कहते हैं जब तक व्यवहारिक अनुभव नहीं होंगे, केवल कुछ विषयों का ही ज्ञान होने से शासन सत्ता का सुचारू संचालन नहीं हो सकता। उस समय दास प्रथा विद्यमान थी, लेकिन प्लेटो ने अपने सिद्धांत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, यानी व्यापक दृष्टिकोण का अभाव दिखाई देता है। प्लेटो ने राज्य रूपी देवी पर व्यक्तियों के बलिदान या समर्पण के भाव को ज़्यादा बल दिया है, जबकि राज्य एक संस्था है और उसका प्रारंभिक रूप समाज है। प्लेटो ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर अपने विचारों में कमियां रखी, जिसे अरस्तु द्वारा पूरा किया गया, क्योंकि अरस्तु ने माना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, केवल राजनीतिक प्राणी नहीं है। सामाजिक प्राणी की अनंत आवश्यकताएं होती हैं और जिनकी पूर्ति के लिए परिवार, घर परिवार, समाज व राज्य में रहता है व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं, मैं एकांकी ही रह सकता हूँ, तो वो देवता है या पशु। लेकिन
प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में राज्यवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया। राज्य बाद की संस्था है। व्यक्ति राजनीति विज्ञान की एक इकाई है और व्यक्ति से फिर परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य बनता है। इस तरह प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की विवेचना की और हमने आज आदर्श राज्य की विशेषताओं, लक्षण के साथ साथ आलोचनात्मक दृष्टिकोण को आपको समझाया।